वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अमेंडमेंट्स जो कब के लिए एप्लीकेबल है, मई 21 एंड ओनवर्ड्स। पहले हम अपने प्रोफेशनल एथिक्स की अमेंडमेंट कोड ऑफ एथिक्स 2020 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे किसमें, पीयर रिव्यू में। किसमें अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे? पीयर रिव्यू में। ये पीयर रिव्यू में अमेंडमेंट क्यों हुई? क्योंकि आईसीआई ने अपनी स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू को रिवाइज किया। आईसीआई ने अपनी स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू को रिवाइज किया 2020 और हमारे सिलेबस में रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू एप्लीकेबल है। तो जो भी चेंजेस और एडिशंस हैं दैट इज ड्यू टू द रिवाइज स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, आप आईसीआई की साइट पे जाइए। आईसीआई की साइट में कमिटीज में आपको एक पीयर रिव्यू बोर्ड दिखेगा। पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर आपको मिलेगी रिवाइज स्टेटमेंट्स ऑन पीयर रिव्यू, रिवाइज स्टेटमेंट्स ऑन पीयर रिव्यू 2020। तो पीयर रिव्यू स्टेटमेंट रिवाइज हो गई, जिसकी वजह से हमारे मॉड्यूल में, हमारे पीयर रिव्यू चैप्टर्स में कुछ एडिशंस और कुछ अमेंडमेंट्स आ गई। तो आज की क्लास में हम पीयर रिव्यू में जो भी चेंजेस और जो भी इंक्लूजन है उसको डिस्कस करेंगे। अब ये अमेंडमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है? मई 21 एंड ओनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड द सेकंड, ये क्लास किसके लिए रेलिवेंट है? ये क्लास उनके लिए रेलिवेंट है जो पहले पीयर रिव्यू चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो पहले अपना पीयर रिव्यू चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लास उनके लिए रेलिवेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ चेंजेस, पूरे चैप्टर्स को दोबारा से डिस्कस नहीं किया जाएगा, सिर्फ चेंजेस और जो भी एडिशंस किए गए हैं मॉड्यूल में उसको डिस्कस किया जाएगा। पहले मैं अपने नोट्स में से आपको ये चैप्टर करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक बार इसको मॉड्यूल से कोरिलेट करवा दूंगी कि क्या एडिशंस और क्या चेंजेस किए गए हैं। अब मैं आपको अपने ओरिजिनल नोट्स दिखाऊंगी चैप्टर्स के, लेकिन इसमें जो रेड पार्ट होगा, रेड पार्ट इज द एडिशन और चेंज और अमेंडमेंट दैट टू। मतलब जो भी चेंज हुआ होगा या फिर कुछ भी ऐड ऑन किया गया होगा मॉड्यूल में, या कुछ भी अमेंडमेंट होगी पीयर रिव्यू स्टेटमेंट्स और हमारे मॉड्यूल में, तो उसको रेड मार्क से दिखाया जाएगा। तो जो आप पहले कर चुके हो वो ब्लैक मार्क से है, उसको आपको नहीं करना, सिर्फ रेड पार्ट को आपको करना है। अब आ जाइए अपने पीयर रिव्यू चैप्टर पे। सबसे पहले अगर आपने मेरे से क्लास लिया है, किसी से भी लिया, तो सबसे पहले पीयर रिव्यू की इंट्रोडक्शन होती है। तो इंट्रोडक्शन में आईसीआई ने कुछ थ्योरी को इंक्लूड किया है। दोबारा से, आईसीआई ने इंट्रोडक्शन में कुछ थ्योरी को इंक्लूड किया है। क्या थ्योरी इंक्लूड की है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सम थ्योरी हैज बीन इंक्लूडेड इन द मॉड्यूल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ पीयर रिव्यू। द कंसेप्ट ऑफ पीयर रिव्यू इज क्वाइट ओल्ड। देखो क्या कहा, एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, जो भी एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल होगा, ही विल ऑलवेज थिंक अबाउट सम इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज थिंक्स दैट देयर इज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, चलो ये तो सीइंग प्रैक्टिस है। फॉर एग्जांपल, हम भी क्लासेस देते हैं तो हमें लगता है नहीं, और भी कहीं इंप्रूवमेंट हो सकती है, हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी प्रोफेशनल है उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है। तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट का स्कोप, इम्प्रूवमेंट का सोर्स कौन होगा? अदर प्रोफेशनल सिमिलर स्टैंडिंग। मतलब एक पीयर ही उसकी इंप्रूवमेंट का एक सोर्स बनता है। नेचुरली द सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट कैन बी अनदर प्रोफेशनल फ्रॉम हिज ओन फील्ड। तो मतलब अदर प्रोफेशनल फ्रॉम ओन फील्ड, मतलब एक उसका पीयर, एक उसका सिमिलर स्टैंडिंग का पर्सन ही उसकी इंप्रूवमेंट का सोर्स बनता है। हाउएवर देयर इज नॉट बीन अ डेर्थ ऑफ वेल मीनिंग प्रोफेशनल। एक वेल मीनिंग प्रोफेशनल डिफरेंट फील्ड्स, मतलब प्रोफेशनल्स, अच्छे प्रोफेशनल्स की कोई कमी नहीं है, हु हैव स्ट्रांगली फेल्ट, जिन्हें लगता है कि उनका प्रोफेशनल वर्क कोई और पर्सन रिव्यू करे जो क्या है, इक्वली नॉलेजेबल। मतलब एक पीयर, एक सिमिलर स्टैंडिंग का पर्सन, एक सिमिलर प्रोफेशनल का नॉलेजेबल पर्सन उसके वर्क को रिव्यू करे और कहीं कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो उसे बताए। क्लियरली तो 3 बातें लिखी गई। सबसे पहले क्या लिखा? देयर इज ए कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल ऑलवेज थिंक दैट देयर इज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, the source for the improvement is the other professional in the same field. And the third, there is not dearth in the well-meaning professionals in the different fields who strongly felt that their work should be reviewed, the professional work should be reviewed by the other professionals which are equally knowledgeable.
क्लियर हुई बात. एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन अ पीयर रिव्यू इज मच बियॉन्ड. यहाँ कोई सिंपल डिस्कशन या सिर्फ शेयरिंग ऑफ व्यूज नहीं होता. यहाँ कोई सिंपल डिस्कशन या फिर शेयरिंग ऑफ व्यूज नहीं होता. यहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू किया जाता है और प्रोफेशनल वर्क को इंडिपेंडेंटली स्क्रूटनी की जाती है कि वर्क एज पर द क्वालिटी हुआ है या नहीं हुआ. इट इज शेयरिंग ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड सब्जेक्ट टू वन सेल्फ टू इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी रिगार्डिंग देयर प्रोफेशनल वर्क. उनके प्रोफेशनल वर्क की इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी की जाती है, जिससे एक तो नॉलेज गैदरिंग होती है और कॉम्पिटेंस इंप्रूवमेंट होती है. एंड कॉम्पिटेंस इंप्रूवमेंट होती है. नॉट एन इंपॉर्टेंट थ्योरी हैज बीन एडेड बट यू हैव टू जस्ट रीड इट. क्या लिखा हुआ है? मतलब कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स ऑलवेज इंप्रूवमेंट की सोचते हैं. सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट सेम प्रोफेशनल का पर्सन होता है और सभी प्रोफेशनल्स चाहते हैं कि उनके वर्क का कोई अदर पर्सन रिव्यू करे हु इज इक्वली नॉलेजेबल. और इसमें इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी की जाती है. शेयरिंग ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है. इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी होती है प्रोफेशनल वर्क की, जिससे नॉलेज गैदरिंग होती है और कॉम्पिटेंस इंप्रूवमेंट होती है. क्लियर हुई. और पीयर रिव्यू हम पहले ये सेम एज इट इज ही आपका स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू की डेफिनेशन भी एज इट इज. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे एमसीक्यू ये क्वेश्चन बन सकता है. क्लोज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल. दोबारा से अब मैं प्रोफेशनल एथिक्स का क्लोज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल. क्लोज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल. अगर किसी के माइंड में आया, किस पे था फटाफट बताओ. क्लोज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल. कॉन्ट्रावीन्स is C, a member deemed to be guilty of professional misconduct. A member deemed to be guilty of professional misconduct if he contravenes. क्या contravene करता है? Contravenes act, regulations and guidelines. A member deemed to be guilty of professional misconduct if he contravenes any act, regulations and guidelines. Provisions of the act, regulations and guideline. तो जो ये स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू है, जो क्या है? स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू. स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू को क्या माना जाएगा? स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू को गाइडलाइंस माना जाएगा. स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू को क्या माना जाएगा? काउंसिल की गाइडलाइन माना जाएगा. और अगर कोई प्रैक्टिसिंग यूनिट ने इस गाइडलाइन का कॉन्ट्रावीन किया, मतलब इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रावीन किया, तो उसको क्लोज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल में गिल्टी माना जाएगा. तो जो ये स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू है, इट इज अ गाइडलाइन ऑफ द काउंसिल. इफ एनी practicing unit contravenes the statement on peer review, then that practicing unit will be guilty of professional misconduct. And clause 1 part 2 second schedule पढ़ते हैं. The statement on peer review shall be deemed to be a guideline of the council under clause 1 part 2 second schedule to the act, and it is obligatory for the practicing unit to comply with the provisions contained in this statement. तो practicing unit को इस statement का comply करना पड़ेगा और it is a guideline of the council. क्लियर हुई बात. अच्छा, रिव्यू और प्रैक्टिसिंग यूनिट की डेफिनेशन को रिवाइज किया, आप एक बार रीड कर लेना, अदरवाइज नॉट एन इम्पॉर्टेंट. नाउ peer review of the auditors, this topic has been included from my point of view. It can be the question, it can be a theory question which can be asked. क्या peer review का कोई significance है टेस्ट functions के लिए? Peer review of a test function has a special significance. Peer review of a test function, obviously peer review किसका होता है? attestation functions का. तो peer review of attestation functions have a special significance. So what is the significance of peer review for the attest function? It can be a 3 marks question from my point of view, a theory question which can be asked in the exam. Significance of peer review for attest function, या फिर peer review of a test function has a special significance. Comment. This question can be asked. यहाँ लिखा होगा comment and you have to answer these 3 points. तो आपको कैसे लिखना है ध्यान से समझना. There are 3 points. Question क्या आएगा? Peer review of a test function have a special significance. Peer review of a test, this has been included in module.
peer review, it is also a theory question. Peer review of a test function has special significance. Comment. अब इसमें 3 पॉइंट्स को ऐड कर दिया गया है. क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं लर्न करने के लिए, आपका ऐसे बना लेना तो कभी नहीं भूलोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली एंड थर्डली. इस तरीके से आपको इजीली याद हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेचर ऑफ वर्क can be easily subjected to peer review. For example, audit is performed as per the gap. क्या audit as per journal accepted auditing procedures हुई है या नहीं हुई? as per essays and लॉज एंड रेगुलेशंस हुई है या नहीं हुई? एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क फॉर द ऑडिटिंग हुई है या नहीं हुई? तो जो अटेस्ट फंक्शंस हैं उनका नेचर ऑफ द वर्क ऐसा है विच कैन बी इजीली सब्जेक्टेड टू पीयर रिव्यू, जिसका इजीली पीयर रिव्यू हो सकता है. तो नेचर ऑफ द work can be easily subjected to peer review. Can be, देखो, future predictions is not easily subjected to peer review, but the attest function has a nature of the work is like that it can easily subjected to peer review. Generally जो ये आपका work है वो जो peer review है वो कैसे होता है? After subsequent to the completion of work, after completion of work ही peer review conduct किया जाता है. Audit पहले टीम जाकर कर आ चुकी होती है और बाद में रिव्यूअर जाता है और फिर वर्क रिव्यू करता है कि वर्क एज पर क्वालिटी हुआ है या नहीं हुआ. तो देयर इज नॉट अ डिस्टर्बेंस इन एनी काइंड ऑफ वर्क, और कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती. क्लियर हुई बात? फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेचर ऑफ वर्क इज सच दैट इट कैन बी इजीली सब्जेक्टेड टू पीयर रिव्यू. इट इज पॉसिबल टू रिव्यू द वर्क सब्सिक्वेंट टू इट्स कंप्लीशन, क्योंकि ये वर्क आफ्टर कंप्लीशन रिव्यू किया जाता है, विच मीन्स वन डज नॉट गेट डिस्टर्ब व्हाइल डूइंग द वर्क बिकॉज ऑफ पीयर रिव्यू. और पीयर रिव्यू से कोई डिस्टर्बेंस इन द वर्क नहीं होती. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट. इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सुनो, देखो, फास्ट चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट है. क्या है? फास्ट चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट. अब आप एक बात देखो, पहले ऑडिट होती थी नॉर्मल टेक्निक सैम्पलिंग की यूज़ कर लेते थे. आजकल अब चले जाओ, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, मॉडल्स डेवलप हो चुके हैं एस्टीमेट्स निकालने के लिए. इवन आईटी बेस्ड सब कुछ होता जा रहा है. ऑल द प्रोग्राम्स आर इन द आईटी. कैट्स के थ्रू ऑडिट होती है. बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं जिनके थ्रू ऑडिट्स कंडक्ट की जाती हैं. तो देयर इज़ अ फास्ट चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट एंड it is necessary to improve the audit techniques. और improvement in the audit techniques की requirement है कि audit techniques को improve किया जाए. जितना देखो, हर टाइप की ऑडिट टेक्निक्स चेंजिंग होती जा रही हैं. ऑडिट टेक्निक्स का वे चेंज, हाँ ऑब्जेक्टिव सेम है लेकिन ऑडिट टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. इट इज़ नेसेसरी टू कीप इम्प्रूविंग ऑडिट टेक्निक्स. तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ हमें अपनी ऑडिट टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो अब क्या होगा? पीयर रिव्यूअर जाएगा, ध्यान से सुनना. पीयर रिव्यूअर जाएगा और पीयर रिव्यूअर देखेगा कि जो ऑडिट टेक्निक्स इन्होंने फॉलो की हैं वो सही है या नहीं है, क्या वर्क एज पर क्वालिटी हुआ है या नहीं, और ऑडिट टेक्निक सही है या नहीं है. अगर नहीं है तो अगर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो सजेशंस देगा कि आप अपनी ऑडिट टेक्निक्स को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज वो सिमिलर स्टैंडिंग का है, उसको काफ़ी नॉलेज है. पीयर रिव्यूअर काफ़ी नॉलेजेबल होता है. तो अगर उसको लगेगा देयर इज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो उसे बताएगा कि आपको अपनी ऑडिट टेक्निक को कैसे इम्प्रूव करना है. लेकिन अगर उसे लगेगा कि उसने इम्प्रूवमेंट बता और न्यू ऑडिट टेक्निक्स, जैसी ऑडिट टेक्निक्स फॉलो करनी थी वैसे की है, वर्क एज पर क्वालिटी हुआ है, तो इससे आपको क्या मिल जाती है? एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल कि जो हमने वर्क किया है वो एज पर कॉम्पिटेंस किया है. तो देयर इज अ ट्रू थिंग कि चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में ज़रूरी है कि आपकी ऑडिट टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. और इससे क्या होगा? आपको या तो इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस मिलेंगे एंड या फिर आपको क्या मिलेगा? आपको एक स्टैंप मिल जाएगी, सीकर स्टैंप फॉर द अप्रूवल ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, कि जो उसने वर्क किया है वो एज पर द कॉम्पिटेंस किया है या नहीं किया. पढ़ लेते हैं क्या है सेकंड पॉइंट. सेकेंडली, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग सो फास्ट दैट इट इज नेसेसरी फॉर एन ऑडिटर टू कीप इंप्रूविंग हिज ऑडिट टेक्निक्स एंड सीक अ स्टैंप ऑफ अप्रूवल अबाउट हिज कॉम्पिटेंस. क्लियर हुई बात? अब आते हैं लास्टली एंड थर्डली. देखो, ऑडिटर वर्क परफॉर्म करता है. देयर इज ऑलवेज ए क्वेश्चन मार्क कि ऑडिटर ने वर्क सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म किया है या सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म नहीं किया. अगर
पीयर रिव्यू होगा, और अगर उसका पीयर रिव्यू होगा तो ये उसके लिए एक डिफेंस, एक बचाव का काम करेगा। वो इजीली सबको कह सकता है दावे से, माई वर्क इज पीयर रिव्यूड, द वर्क इज डन एज पर द क्वालिटी एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। देयरफॉर इफ द वर्क ऑफ द ऑडिटर इज क्वेश्चन, अगर कभी भी ऑडिटर के वर्क पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए कि ऑडिटर ने परफॉर्म वर्क एज पर क्वालिटी, एज पर ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस किया है या नहीं किया, तो इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये ऑडिटर के लिए एक डिफेंस का काम करेगी। वुड बी दैट द वर्क हैज हैपेंड एज पर ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस व्हिच हैव बीन पीयर रिव्यूड। ऑडिटर बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं माय वर्क हैज बीन पीयर रिव्यूड, इट इज एज पर द क्वालिटी, एज पर द ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। तो इट विल वर्क एज अ डिफेंस फॉर द ऑडिटर, फर्स्ट line defense for the auditor. The question of whether an auditor has performed his function satisfactorily or not is arising more frequently. So therefore, if the any day auditor's work has been questioned, so it is a first line of defense that auditor has performed the work as per the auditing practices which has been peer reviewed. So significance of peer review, significance of special significance of peer review for a test function, 3 points आपको लिखने हैं. Nature of the work can be easily subjected to peer review. It is possible to review the work after completion and there is no disturbance in the work. Second, fast changing business environment है, there is a necessary for the improvement in audit techniques and seek for the stamp of approval of competence, about his competence. And the last, when any time the question to the auditor whether the work has been performed as per the standard, whether the work of any auditor is questioned, अगर कभी भी professional work of the auditor को question किया गया, तो it is the first line of defense that work has been performed as per the auditing practices which have been peer reviewed. 3 marks का ये question पूछा जा सकता है और आपको ये 3 points लिखकर आने हैं. Now there is a change in the technical, ethical and professional standards. There is a change in the definition of technical, ethical and professional standards. और ये क्लास प्लीज पीयर रिव्यू की क्लास लगाने के बाद लगाना. टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. देखो सबसे पहले अगर आपने लास्ट पीयर रिव्यू की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पीयर रिव्यू पढ़ा हो तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, AS issued by ICI and or by CG. सबसे पहले ऐसा होता था AS issued by, मैं लास्ट स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, लास्ट प्रीवियसली जो होता था उसकी बात कर रही हूँ. AS issued by ICI and or by CG. अब इसको 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया. द मेजर डिफरेंस यही है टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में. सबसे पहले क्या लिखा होता था, अब रिवाइज्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, रिवाइज स्टेटमेंट में इस 1 पॉइंट को 3 पॉइंट्स बना दिए गए हैं. सबसे पहला पॉइंट, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड issued by ICI other than companies. पहले क्या था, सभी चाहे वो एंटिटी बॉडी का कंपनी है या कंपनी नहीं है, एक ही AS बोला जाता था. AS issued by ICI and or by CG. अब इसको 3 पॉइंट्स में इलेबोरेट कर दिया गया है. AS issued by ICI other than company. और दूसरा AS issued by सेंट्रल गवर्नमेंट, दोबारा से AS issued by central government on the recommendations of ICAI and consultation with NFRA and in consultation with NFRA under section 133. तो AS issued by central government under section 133 of the Companies Act with the recommendations of ICI and consultation of NAFRA plus accounting standard rules 2006. और फिर उसके बाद नेक्स्ट IND AS issued by central government under section 133 of the Companies Act, recommendations of ICI, consultation with NFRA plus companies IND AS rules 2015. तो ये एक AS के पॉइंट्स को अलग कर दिया कि अदर देन कंपनीज और कंपनीज में जिनके ऊपर AS एप्लीकेबल है, जिनके ऊपर IND AS एप्लीकेबल हैं. अब पढ़ते हैं टेक्निकल स्टैंडर्ड्स. ये सबसे पहले
ओल्ड स्टेटमेंट में एएस होता था, चाहे आईसीआई ने इश्यू किया एंड और बाय सीजी, चाहे वो कंपनी है चाहे वो कंपनी नहीं है. बट व्हाट इज द रिवीजन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय आईसीआई दैट आर एप्लीकेबल फॉर एंटिटीज अदर देन कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट. सेकेंड, एएस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 of the Companies Act issued by CG based on the recommendations of ICI consultation with NAFRA and AS rules 2016 amended from time to time. And Ind AS prescribed under section 133 of the Companies Act by CG based on recommendations of ICI consultation with NAFRA and notified as and Companies Ind AS rules 2015 as amended from time to time. Clear हुई बात? AS other than companies, AS for companies, Ind AS for companies under section 133. क्लियर हुई? तो ये एक पॉइंट को इन्होंने 3 पॉइंट में इलेबोरेट कर दिया है, बिल्कुल इजीली क्लैरिफाई कर दिया है. दिस पॉइंट एज इट इज है स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस, डायरेक्शन, अनाउंसमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट्स, फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ही था, प्रीफेस टू एसक्यूसी, ऑडिटिंग एंड रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज. क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया? देखो फ्रेमवर्क, दो तो फ्रेमवर्क हैं, एक तो फ्रेमवर्क फॉर preparation and presentation of financial statements, framework for assurance engagement, and preface for SQC, auditing, review, other assurance and related services. उनका preface, framework for assurance engagement and framework for presentation of financial statement. And last point is as it is. तो technical, ethical and professional standards में एक तो AS का main change तो आपका AS का है. इन्होंने AS को 3 parts में divide कर दिया. सबसे पहले AS other than companies, AS for companies, Ind AS for companies. क्लियर हुई बात? एंड द लास्ट फ्रेम, उसको थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, फॉर्मेटिंग कर दिया इन द सेंस कि इसको क्लैरिफाई कर दिया है, इसको इजीली इलेबोरेट कर दिया है, क्लैरिफिकेशन दे दिया. फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीफेस फॉर SQC1, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट. एंड दीज 2 पॉइंट्स आर टोटली सेम. क्लियर हुई बात? अब आते हैं और assurance services shall not include, कोई भी चेंज नहीं है. applicability of peer review has been revised. applicability of peer review को रिवाइज कर दिया गया है. applicability of peer review has been revised. अगर आपने पीयर रिव्यू पढ़ा हो अच्छे से तो सबसे पहले 3 लेवल एंटिटीज होती थी, लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटीज एंड लेवल 3 एंटिटीज. 3 एंटिटीज होती थी, लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी एंड लेवल 3 एंटिटी. और once in 3 years, once in 4 years and once in 5 years. ऐसा होता था, once in 3 years, once in 4 years, once in 5 years. अब लेवल 3 एंटिटी को रिमूव कर दिया गया है. अब एप्लीकेबिलिटी में सिर्फ 2 टाइप की एंटिटीज हैं, या तो वो लेवल 1 एंटिटी होगी या वो लेवल 2 एंटिटी होगी, या वो लेवल 1 एंटिटी होगी या वो लेवल 2 एंटिटी होगी, या तो लेवल 1 एंटिटी होगी या फिर वो लेवल 2 एंटिटी होगी. लेवल 3 नहीं रहा. पहले लेवल 3 भी होता था और लेवल 3 में क्या लिखा था, जो लेवल 1 और लेवल 2 में नहीं है, एनी अदर प्रैक्टिसिंग यूनिट विच इज नॉट इन लेवल 1 एंड लेवल 2, उसको क्या बोलते थे, लेवल 3 एंटिटी. अब लेवल 3 एंटिटी के कंसेप्ट को रिमूव कर दिया गया है. अब देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एंटिटीज, level 1 entity and level 2 entity, the major change. Or once in 3 years and same, and once in 4 years. Now what is included in the level 1 entity? अब क्या क्या add on कर दिया गया है? सबसे पहले एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देती हूँ. लेवल 1 में क्या है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर. ये अमेंडमेंट नहीं है, मतलब जो जो चेंजेस हैं वो तो रेड में होंगे, तो ये सिर्फ इंक्लूजन्स हैं. ध्यान से सुनना. सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर लेवल 1 में पहले भी था, अब भी है. अगर कोई प्रैक्टिसिंग यूनिट ऑडिट करती है, किसकी, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, किसकी, पब्लिक सेक्टर बैंक की, किसकी, पब्लिक सेक्टर बैंक की, या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक की, या फिर कोई फॉरेन बैंक की, या फिर कोई फॉरेन बैंक की, या फिर कोऑपरेटिव बैंक की, किसकी, कोऑपरेटिव
बैंक की, किसकी, कोऑपरेटिव बैंक की, एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई इसकी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो उसको लेवल 1 बोला जाएगा। ये पहले भी था और ये अब भी है। दूसरा, अगर आप क्या हो, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट, कि आपके पास क्या है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो भी आप किस में आ जाओगे, लेवल 1 में, पहले भी था। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द थ्रेशोल्ड लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड, जिसमें वो पेड अप शेयर कैपिटल या फिर टर्नओवर की लिमिट बताएंगे। अगर किसी का टर्नओवर उस प्रिस्क्राइब लिमिट से एक्सीड हो जाएगा तो वो भी किस में आ जाएंगी, लेवल 1 में। पेड अप शेयर कैपिटल के लिए 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़, और टर्नओवर के लिए मोर देन 50 करोड़। तो जैसे टाइम टू टाइम काउंसिल प्रिस्क्राइब, आपको लर्न नहीं करनी लिमिट्स, तो जैसे ही टाइम टू टाइम काउंसिल बोर्ड अपना लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा, उसके हिसाब से जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसमें फॉल करेंगी वो किस में आ जाएगा, लेवल 1 में, एज इट इज पहले भी था, एज इट इज अब भी है। अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके, इंश्योरेंस कंपनी के, तो आप लेवल 1 में आ जाओगे, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, पहले भी था अब भी है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड्स, पहले भी था और अब भी है, पहले भी था और अब भी है। अगर आप लिस्टेड कोई भी एंटिटी जिसकी इक्विटी या फिर डेट लिस्टेड है, जिसके इक्विटी या फिर क्या लिस्टेड है, डेट लिस्टेड है, चाहे इंडिया में चाहे अब्रोड में, चाहे इंडिया में चाहे अब्रोड में, पहले भी था अब भी है। चेंज क्या हुआ, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसी बॉडी कॉरपोरेट के, अगर आप क्या हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसी बॉडी कॉरपोरेट के, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बॉडी कॉरपोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट, statutory auditor of body corporate including trust, statutory auditor of body corporate including trust involving public interest entities, involving public interest entity। what is public interest entity, वो इस बार कोर्ट में डिफाइन है, बट आपको एज सच लर्न करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक इंटरेस्टेड एंटिटीज कौन सी होती है, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, एग्जाम्पल लिस्टेड एंटिटी या फिर कोई भी एंटिटी किसी लॉ रेगुलेशन में डिफाइन की गई है, पब्लिक इंटरेस्टेड एंटिटीज, या फिर कोई भी एंटिटी जिसकी ऑडिट होती है सेम इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट जो एक लिस्टेड एंटिटी की रिक्वायरमेंट है। आपको एज इट इज कुछ आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा, वैसे तो एज सच नहीं आएगा, तो वहाँ लिखा होगा इट इज अ पब्लिक इंटरेस्टेड एंटिटी, इट इज अ पब्लिक इंटरेस्टेड एंटिटीज। तो ये आपका चेंज है पढ़ना। सेम सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो आप, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पीएफआईज, ठीक है। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका क्राइटेरिया टर्नओवर या पेडअप के बेस पे कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके, इंश्योरेंस कंपनी के, या फिर आप ऑडिटर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, या फिर म्यूचुअल फंड्स के, कोई भी ऐसी एंटिटी की ऑडिटर हो जिसकी इक्विटी या फिर डेट लिस्टेड है, चाहे इंडिया में चाहे अब्रोड में, दिस इज द इंक्लूजन्स central statutory audit of any body corporate including trust which are covered under public interest entities। क्लियर हुई बात। और कोई भी एंटिटी जिसने क्या किया है, फंड रेज किया है किससे, पब्लिक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर मोर देन 50 करोड़, फॉर मोर देन 50 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, तो उसको भी लेवल 1 एंटिटी माना जाएगा, पहले भी था। Statutory audit of entities have raised donations and contributions over 50 crore during the period under review, पहले भी था। ये चेंज अमेंडमेंट है। अगर कोई भी एंटिटी उसकी नेटवर्थ ग्रेटर देन 250 करोड़ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, उसको लेवल 1 एंटिटी बोला जाएगा। पहले ये लिमिट 500 करोड़ की थी, अब मोर देन 500 करोड़ को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, मोर देन 250 करोड़। और ये इंड एस, अगर आपको याद हो, इंड एस की रिक्वायरमेंट की वजह से इस
ये अमेंडमेंट की गई तो नेटवर्थ की लिमिट 500 से रिड्यूस कर दी गई है किस पे, 250 करोड़ पे। और किसी भी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो जिसको फंड किया है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज हु हैव बीन फंडेड बाय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट मोर देन 50 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ NBFC एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। अगर किसी भी NBFC को बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा कि ये लेवल 1 है, कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो इस टाइप की NBFC की तो आपको लेवल 1 में बोला जाएगा। बट अभी इनका पब्लिक डिपॉजिट के बेस पे इनका क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है, तो बट आपको याद नहीं करना, NBFC बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सी ऑडिट ऑफ NBFC लेवल 1 में आएंगी, कौन सी ऑडिट ऑफ NBFC लेवल 2 में आएंगी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ NBFC एज मे बी डिफाइंड बाय द बोर्ड। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ रीजनल रूरल बैंक जो पहले लेवल 2 में होता था, अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो ऑफ RRB, क्या हो, RRB रीजनल रूरल बैंक्स, तो आप लेवल 1 में हो जाओगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर ऑफ द अबव एंटिटी। फॉर एग्जांपल, आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक म्यूचुअल फंड के आप ऑडिटर हो, एक म्यूचुअल फंड के आप ऑडिट कर रहे हो, एक म्यूचुअल फंड का एक जॉइंट वेंचर है, तो वो जॉइंट वेंचर की ऑडिट भी लेवल 1 में आ जाएगी। अगर अब फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी सब्सिडरी भी लेवल 1 में आ जाएगी। तो अबव एंटिटी की कोई होल्डिंग, कोई सब्सिडरी, कोई एसोसिएट्स और कोई जॉइंट वेंचर, वो भी लेवल 1 में आ जाएगा। पूरा ग्रुप वो लेवल 1 का बन जाएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर। क्लियर हुई बात? तो क्या क्या लेवल 1 में इंक्लूड किया गया, आपको ये याद करना है। लेवल 1 में किस किस को इंक्लूड किया गया? सबसे पहला स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या इंक्लूड किया गया? स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट including trust covered under public interest entity, including trust covered under public interest entities। सेकेंड, क्या चेंज किया गया? नेट वर्थ की लिमिट जो पहले कितनी थी, 500 करोड़, अब उसको मोर देन 250 करोड़ कर दिया गया है। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ NBFC एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। और उसके बाद सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ रीजनल रूरल बैंक एंड द लास्ट पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट्स या फिर जॉइंट वेंचर ऑफ अबव एंटिटीज। ये 4 इंक्लूजन्स कर दिए गए हैं लेवल 1 के अंदर। अब आ जाइए लेवल 2 में क्या चेंज किया है। ये तो पहले भी था, जो फर्स्ट पॉइंट है ध्यान से समझना। विच हैव बीन अंडरटेकन एनी ऑफ द अंडर मेंशन एश्योरेंस सर्विसेज, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, टैक्स ऑडिट और एनी डिपार्टमेंट रिव्यू ब्रांचेस या फिर ऑफिस। देखो, अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो पब्लिक सेक्टर बैंक के तो लेवल 1, अगर आप ब्रांच के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो किस में आ जाओगे, लेवल 2 में। अगर ब्रांचेस के बैंक की ऑडिट कर रहे हो तो आ जाओगे लेवल 2 में। अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बैंक हो तो किस में आ जाओगे, लेवल 1 में। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट, पब्लिक और फॉरेन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी के सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो लेवल 1 में। और अगर ब्रांचेस के ऑडिटर हो तो लेवल 2 में। कोऑपरेटिव बैंक्स के सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर लेवल 1, और अगर ब्रांचेस की कर रहे हो तो लेवल 2, और रीजनल रूरल बैंक के सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो लेवल 1, और अगर ब्रांच या ऑफिस की कर रहे हो तो लेवल 2। अगर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो इन सभी के तो किस में आ जाओगे, लेवल 1 में। और अगर आप ब्रांच और ऑफिस की कर रहे हो तो किस में आ जाओगे, लेवल 2 में। इसमें 2 इंक्लूड कर दिए गए हैं, एक तो आपका रीजनल रूरल बैंक और दूसरा आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्लियर हुई? अब आ जाते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ NBFC एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। कुछ को तो वो किस में डाल देंगे, लेवल 1 में। कुछ NBFCs को किस में डाल देंगे, लेवल 1 में। और कुछ NBFCs को किस में डाल देंगे, लेवल 2 में। ये भी पढ़ लेते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज हैविंग नेट वर्थ ओवर 5 करोड़ और एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 करोड़। अब नेट वर्थ का आप डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई एंटिटी है जिसकी नेट वर्थ है 5 करोड़, ओवर 5 करोड़, जिसकी नेट वर्थ है मोर देन 5 करोड़, जिसकी नेट वर्थ है मोर देन 5 करोड़, बट अप टू 250 करोड़, तो वो किस में आ जाएगी, लेवल
2 में, और अगर किसी की नेटवर्थ मोर देन 250 करोड़ है तो वो किस में आ जाएगी, लेवल 1 में। किस में आ जाएगी, लेवल 1 में। और उसके बाद यूडिन जनरेटेड बाय पीयू फॉर मोर देन अ स्पेसिफाइड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। फॉर एग्जांपल बोर्ड ने कह दिया कि अगर कोई प्रैक्टिसिंग यूनिट ने 250 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा यूडिन जनरेट किए तो उसको लेवल 2 बोल दिया जाएगा। तो अभी एज सच बोर्ड ने कुछ भी इसका अभी प्रिस्क्राइब नहीं किया। तो लिमिट मतलब स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूडिन जनरेटेड बाय सम प्रैक्टिसिंग यूनिट, तो उसको लेवल 2 में डाल दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज हु हैव रेज्ड फंड्स फ्रॉम पब्लिक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मोर देन 25 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़। लेस देन की जगह पर यहाँ बेटर था कि अप टू 50 करोड़ होता। देखो raised funds from public bank financial institutes, अगर रेज किए हैं फंड फॉर मोर देन 50 करोड़ तो वो किस में आ जाएगा, लेवल 1 में। अगर मोर देन 25 करोड़ बट लिखा क्या है, बट लेस देन 50 करोड़, बट होना चाहिए अप टू 50 करोड़, तो वो किस में आ जाएगा, आपका लेवल 2 में। लेवल 2 में। एंड द लास्ट, एनी प्रैक्टिसिंग यूनिट प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विसेज नॉट कवर्ड इन 1 2 3 4 5 अबव, जो अबव कवर्ड नहीं है तो उसको मटो कोई भी प्रैक्टिसिंग यूनिट चाहे तो क्या कंडक्ट करवा सकती है, अपना पीयर रिव्यू कंडक्ट करवा सकती है। और अब आते हैं लेवल 2। लेवल 2 में क्या क्या इंक्लूड किया गया, इंक्लूड चेंजेस कहाँ कहाँ किए गए। सबसे पहला, अगर आप ब्रांच या फिर ऑफिस की ऑडिट कर रहे हो, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट, चाहे इंटरनल ऑडिट, चाहे कॉन्करेंट ऑडिट, चाहे सिस्टम ऑडिट, चाहे टैक्स ऑडिट या फिर डिपार्टमेंटल रिव्यू ऑफ ब्रांचेस या फिर ऑफिसेज, इसमें दो को इंक्लूड कर दिया गया। एक तो अगर आप ब्रांच या ऑफिस कर रहे हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, और एक रीजनल रूरल बैंक की, और अगर इनके सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो लेवल 1 में चले जाओगे। दूसरा, एनबीएफसीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द board, and NBFC as may be prescribed by the board. You didn't generated for more than the number specified by the board, more than the number specified by the board. Raised funds, अगर raise किए हैं funds, किससे ज़्यादा raise किए हैं funds from public bank financial institutes for more than 25 करोड़ but less than 50 करोड़, but less than 50 करोड़, तो वो किस में आ जाएगी, लेवल 2 में। और एनी अदर प्रैक्टिसिंग यूनिट विच इज़ नॉट कवर्ड इन 1 2 3 4 5, तो वो किस में आ जाएगी, लेवल 2 में। ये चेंजेस हैं आपके लेवल 1 में और लेवल 2 में। क्लियर हुई बात, कर लोगे। सिर्फ 5 चेंजेस हैं लेवल 1 में और आपके 5 चेंजेस हैं लेवल 2 में। दोबारा से क्विकली रिवाइज करते हैं लेवल 1 में क्या क्या चेंज है। लेवल 1 में सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। सेकंड आपका किस में चेंज है, सेकंड आपका है नेटवर्थ में चेंज। नेटवर्थ पहले 500 करोड़ थी, अब क्या हो गई है, 250 करोड़। और तीसरा चेंज आपका किस में है, तीसरा चेंज आपका किस में है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ रीजनल रूरल बैंक और एनबीएफसी एज मे बी prescribed by the board. And the last, parent subsidiary associates hold associates joint venture of above entities. क्लियर, ये हो गया आपका लेवल 1। लेवल 2 में क्या क्या डाला गया, लेवल 2 में सबसे पहले ऐड किया गया, अगर आप ब्रांच या फिर ऑफिस की स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सिस्टम ऑडिट कर रहे हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की या फिर रीजनल रूरल बैंक की। दूसरा, एनबीएफसीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड, यूडिट जनरेटेड अबव द स्पेसिफाइड नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। और उसके बाद आपका क्या ऐड हो गया, रेज फंड्स फ्रॉम public bank financial institutions for more than 25 crore but up to 50 crore. Any other practicing unit not covered in 1 2 3 4 5. तो लेवल 3 को इसीलिए हटाया गया है क्योंकि ये वाला पॉइंट इधर ही ऐड कर दिया गया है। ये हो गया आपका चेंज, और लेवल 3 अब रिमूव कर दिया गया है। अब आते हैं स्पेशल केस रिव्यू। स्पेशल केस रिव्यू, द बोर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई। देखो, अगर बोर्ड को कोई इंफॉर्मेशन मिली, पीयर रिव्यू बोर्ड को, यहाँ बोर्ड का मतलब पीयर रिव्यू बोर्ड होगा, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को इंफॉर्मेशन मिली किससे, सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई या फिर कोई भी कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट और एनी अदर रेगुलेटर की इनका किसी प्रैक्टिसिंग यूनिट का स्पेशल रिव्यू कंडक्ट करवाना है, तो बोर्ड रिक्वायर्स, तो
which is in the opinion of the board requires a special review of PU may conduct, shall नहीं है, may conduct. अगर information मिली किससे, secretary of ICI, न्यू केस डाला गया ये भी, अगर information मिली किससे, secretary of ICI, किसी भी कमेटी से मिली, including director discipline, including directory or disciplinary directorate or any other regulator which in the opinion of the board, which is in the opinion of the board requires special review of practicing unit, then the board may conduct a special review. ये थोड़े से सेम एज इट इज हैं. क्या है, प्रैक्टिसिंग यूनिट अगर सीओ मोटो करवाना चाहे अपना पीयर रिव्यू तो करवा सकती है. फॉर एग्जांपल एक एंटिटी, एक सीए फर्म है AB एंड एसोसिएट्स, इसके पास AB एंड एसोसिएट्स, इसके पास एक लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट आई और लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट की रिक्वायरमेंट है सेबी की. सेबी ने नोटिफाई किया हुआ है कि अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट करता है सीए या सीए फर्म तो उनको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट चाहिए, मान लो अब इस एंटिटी को पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट चाहिए तो ये सुओ मोटो भी अप्लाई कर सकती है बोर्ड को कि इनका पीयर रिव्यू होना चाहिए. The PU not selected for peer review may suo motu apply to the board for the conduct of peer review. The board shall act upon within 30 days. Auditee, the most important. Client अगर चाहे तो ये काफ़ी बच्चों को क्लियर नहीं होता या काफ़ी क्लाइंट्स को ही क्लियर नहीं है. अगर ऑडिटी को लगता है कि मेरी ऑडिट इस फॉर्म ने की थी, पता नहीं इस फॉर्म ने काम सही से किया था या नहीं किया था, हमारी गलती थी या फर्म की गलती थी, तो अगर क्लाइंट चाहे तो वो भी बोर्ड को रिक्वेस्ट करके पीयर रिव्यू कंडक्ट करवा सकता है. पहले भी था, अब भी था, बस मैंने थोड़ा बता दिया. द बोर्ड में विद द अप्रूवल ऑफ काउंसिल मॉडिफाई एनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया, और बोर्ड इस कोई भी क्राइटेरिया को मॉडिफाई कर सकता है. तो बोर्ड के पास पावर है कि बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ काउंसिल, बोर्ड अगर चाहे तो ये क्राइटेरिया मॉडिफाई करना चाहे, तो बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ काउंसिल इस क्राइटेरिया को मॉडिफाई कर सकता है. अब आते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड. इसमें भी चेंजेस हैं. पहले भी था कि पीयर रिव्यू बोर्ड कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगी. इसमें कितने मेंबर्स होंगे, 12 मेंबर्स होंगे. पहले भी 12 ही थे, 12 मेंबर्स होंगे. और इसमें से एटलीस्ट 50% मेंबर किसके होंगे, काउंसिल के होंगे. एटलीस्ट 50% मेंबर्स किसके होंगे, काउंसिल के होंगे. तो नॉट लेस देन 50% शैल बी अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ काउंसिल. तो इसके 50% मेंबर्स किसमें के होंगे, काउंसिल के मेंबर्स होंगे. द काउंसिल में नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड फ्रॉम आउटसाइड बॉडीज. देखो एटलीस्ट 50% तो काउंसिल के होने चाहिए, लेकिन जो रिमेनिंग है वो आउटसाइड बॉडीज फ्रॉम अमंगस्ट प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, बैंकर्स, एकेडमिशियंस, इकोनॉमिस्ट, लीगल प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी इसका बोर्ड का पार्ट हो सकते हैं, बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं. द काउंसिल शैल अपॉइंट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फ्रॉम अमंगस्ट द काउंसिल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. सेम है, कोई भी चेंज नहीं है. क्या कहा, पीयर रिव्यू बोर्ड में कम से कम 12 मेंबर्स होंगे. कम से कम कितने मेंबर्स होंगे, 12 मेंबर्स होंगे. इसमें से नॉट लेस देन 50%, मतलब एटलीस्ट 50% काउंसिल के मेंबर्स होंगे. 50% क्या होंगे, काउंसिल के मेंबर्स होंगे. और रिमेनिंग अदर पर्सन्स ऑफ इंटीग्रिटी आउटसाइड के भी हो सकते हैं, इंटीग्रिटी रेपुटेशन वाले पर्सन भी हो सकते हैं. और जो इनका चेयरपर्सन है या फिर वाइस चेयरपर्सन है वो क्या होगा, वो काउंसिल का मेंबर ही होगा, वो काउंसिल के मेंबर ही होगा. तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन काउंसिल में से ही होना चाहिए. मीटिंग रिक्वायरमेंट दिस हैज बीन इंक्लूडेड, और इस पे MCQ बन सकता है. कोरम, अब मीटिंग होगी, अब जो भी मीटिंग होगी उसका कोरम क्या होगा, जो भी मीटिंग होगी उसका कोरम क्या होगा, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स. तो 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड मीटिंग में 1/3 ऑफ मेंबर्स या फिर मिनिमम 3 मेंबर्स तो होने ही चाहिए. तो नॉट लेस देन 3 मेंबर्स. फॉर एग्जांपल काउंसिल पीयर रिव्यू बोर्ड के 12 मेंबर्स हैं, तो इसका 1/3 क्या हो गया, 4 मेंबर्स. तो और वैसे तो 4 होगा, तो इसके 1/3 मेंबर्स कोरम मतलब मीटिंग में होने चाहिए. 1/3 ऑफ मेंबर्स, मिनिमम 3 मेंबर्स, इंक्लूडिंग इसमें एक चेयरमैन होगा. और अगर मीटिंग में और अगर चेयरमैन एब्सेंस है तो वाइस चेयरमैन होना चाहिए. मतलब वैसे तो चेयरमैन होगा, अगर चेयरमैन के एब्सेंस में वाइस चेयरमैन होना चाहिए, वाइस चेयरमैन होना चाहिए. तो जो पीयर रिव्यू बोर्ड की मीटिंग्स होंगी, जो पीयर रिव्यू बोर्ड की मीटिंग्स होंगी, इसका कोरम क्या होगा, 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड.
और मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, चेयरमैन प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर चेयरमैन एब्सेंस है, उसकी एब्सेंस में वाइस चेयरमैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाइस चेयरमैन होना चाहिए। अब और सुनना, अगर कभी भी मीटिंग एडजॉर्न हो गई, फॉर एग्जाम्पल अगर मीटिंग का टाइम था अगर मीटिंग का टाइम था मान लो 5 PM और 5:30 तक अगर कोई प्रेजेंट नहीं है, अगर 5:30 तक कोई प्रेजेंट नहीं है, मतलब हाफ एन आवर तक अगर कोरम नहीं है, हाफ एन आवर तक कोरम नहीं है, तो मीटिंग क्या होगी? एडजॉर्न हो जाएगी। एडजॉर्न कौन करेगा? चेयरपर्सन, चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन। कौन? चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन डेट, प्लेस और टाइम बताएगा एडजॉर्न मीटिंग का। डेट, प्लेस और टाइम बताएगा एडजॉर्न मीटिंग का। ध्यान से सुनना क्या कहा गया। पीयर रिव्यू बोर्ड का कोरम क्या होगा? 1/3 ऑफ मेंबर और मिनिमम 3 मेंबर। चेयरमैन प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर चेयरमैन एब्सेंस है तो वाइस चेयरमैन होना चाहिए। अगर हाफ एन आवर तक जो मीटिंग का टाइम शेड्यूल था, अगर हाफ एन आवर तक कोरम प्रेजेंट नहीं है, अगर हाफ एन आवर तक कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो मीटिंग एडजॉर्न होगी। और एडजॉर्न कौन करेगा? चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो भी है। अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो जो वाइस चेयरमैन है वो डेट, प्लेस और टाइम बताएगा। क्या बताएगा? डेट, प्लेस और टाइम बताएगा ऑफ एडजॉर्न मीटिंग। क्या बताएगा? डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ एडजॉर्न मीटिंग। आ गया समझ? चलो अब करते हैं रीड। नो बिजनेस शेल बी ट्रांजैक्टेड एट एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड अनलेस देयर आर प्रेजेंट एटलीस्ट 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। मतलब 1/3 मेंबर ऑफ द बोर्ड प्रेजेंट होने चाहिए, बट नॉट लेस देन 3 मेंबर्स। मतलब मिनिमम 3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, इंक्लूडिंग द चेयरमैन और इन द एब्सेंस द वाइस चेयरमैन। अगर चेयरमैन है तो वेल एंड गुड है, अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो वाइस चेयरमैन होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ कोरम विद इन हाफ एन आवर ऑफ द टाइम फिक्स्ड एट द मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल आपकी मीटिंग का टाइम 5 फिक्स किया था, अगर 5:30 तक कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजॉर्न हो जाएगी एट द डेट, टाइम और प्लेस। इसको फिक्स कौन करेगा? चेयरमैन। अगर चेयरमैन है तो, और चेयरमैन की एब्सेंस में वाइस चेयरमैन बताएगा कि एडजॉर्न मीटिंग का डेट, प्लेस और टाइम क्या होगा। और उसके बाद द बोर्ड शेल मीट एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी मिल सकते हैं, और कम से कम 1 मीटिंग होनी चाहिए विद इन 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स पीयर रिव्यू बोर्ड को 1 मीटिंग करनी है। दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि पीयर रिव्यू बोर्ड को विद इन 3 मंथ्स एटलीस्ट 1 मीटिंग तो करनी है। इन पे एमसीक्यू बन सकते हैं। कोरम कितना होगा? 1/3 ऑफ द मेंबर्स, मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे। चेयरमैन प्रेजेंट होगा और चेयरमैन की एब्सेंस में वाइस चेयरमैन होगा। और अगर विद इन हाफ एन आवर ऑफ द टाइम फिक्स्ड फॉर द मीटिंग, हाफ एन आवर तक अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी एट द डेट, प्लेस और टाइम। कौन बताएगा? चेयरमैन, इन द एब्सेंस वाइस चेयरमैन। और एटलीस्ट 1 मीटिंग हो जानी चाहिए विद इन 3 मंथ्स। ओके, इन एवरी 3 मंथ्स। रिपोर्टिंग, मीटिंग से पहले काउंसिल को, पीयर रिव्यू बोर्ड को एक रिपोर्ट बतानी पड़ेगी कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ मीटिंग, तो उनको पहले रिपोर्ट देनी पड़ेगी बिफोर एवरी मीटिंग। टेन्योर सुनना, टेन्योर में क्या लिखा गया? 2/3 ऑफ द मेंबर्स, 2/3 मेंबर का टेन्योर तो कितना होगा? 3 इयर्स। 2/3 मेंबर का टेन्योर कितना होगा? 3 इयर्स। और end of the tenure of the member in the council, सुन लो। फॉर एग्जाम्पल 12 मेंबर्स है, 12 के 2/3 आपका कितना हो गया? 8 मेंबर्स हो गए। 8 मेंबर्स का टेन्योर कितना होगा? 3 इयर्स। और टेन्योर ऑफ द मेंबर of the council, tenure of the member in the council, in the council। फॉर एग्जाम्पल सुनो, ये एक पर्सन है मिस्टर ए, इनका टेन्योर कितना होगा? 3 इयर्स। और मान लो इनका काउंसिल में टेन्योर कितना है? 2 इयर्स। इनका काउंसिल का टेन्योर कितना पड़ेगी? काउंसिल के मेंबर ही कितने साल तक रहेंगे? 2 इयर्स मोर तक रहेंगे। तो इनका टेन्योर कितना होगा? 2 इयर्स और 3 इयर्स, विच एवर इज लेस, ऑब्वियसली विच एवर इज लेस। तो 3 इयर्स और टेन्योर ऑफ द मेंबर इन द काउंसिल, विच एवर इज अर्लियर। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई काउंसिल का मेंबर ही 1 साल के बाद काउंसिल का मेंबर चेंज होता है, उसका टेन्योर काउंसिल के मेंबर का 1 साल है, तो उसका टेन्योर कितना होगा? 3 इयर्स। और द टेन्योर इन द काउंसिल फॉर एग्जांपल 1 ईयर, तो उसका टेन्योर कितना होगा? 1 ईयर। और जो चेयरमैन है और जो वाइस चेयरमैन है, इनको रोटेट कर सकते हैं एवरी ईयर, में बी रोटेटेड एवरी ईयर।
तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को रोटेट कर सकते हैं किसमें, एवरी ईयर। तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स का टेन्योर तो कितना होगा, 3 इयर्स, और द टेन्योर ऑफ द मेंबर इन द काउंसिल। क्लियर हुई बात। और दूसरा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को रोटेट किया जा सकता है एवरी ईयर। ओके, और जो डिसिप्लिनरी कमेटी या फिर डिसिप्लिनरी बोर्ड का मेंबर है, जो डिसिप्लिनरी कमेटी या फिर डिसिप्लिनरी बोर्ड का मेंबर है, वो पीयर रिव्यू बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता, वो पीयर रिव्यू बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता। तो डिसिप्लिनरी कमेटी, डिसिप्लिनरी बोर्ड का मेंबर पीयर रिव्यू बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता, पर्सन डिस्क्वालीफाइड। ये हो गया आपका पीयर रिव्यू बोर्ड के बारे में। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट बोलूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी फॉर पीयर रिव्यूअर। कौन पीयर रिव्यूअर बन सकता है, कौन पीयर रिव्यूअर बन सकता है, पीयर रिव्यूअर कौन बन सकता है, ध्यान से सुनना। पीयर रिव्यूअर की क्या दी गई, एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की, कौन पीयर रिव्यूअर बन सकता है, एटलीस्ट उसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, और कौन से पर्सन डिसक्वालीफाई होंगे टू बीइंग अ पीयर रिव्यूअर। डिसक्वालिफिकेशंस में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन में चेंजेस कर दिए गए हैं, काफ़ी न्यू टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्या, क्वालिफिकेशंस। क्या डिस्कस कर रही हूँ, क्वालिफिकेशन। पहला पॉइंट, अगर आप लेवल 1 की पीयर रिव्यूअर हो या लेवल 2 के पीयर रिव्यूअर हो, लेवल 1 के पीयर रिव्यूअर को कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसका, प्रैक्टिस का। 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसका, प्रैक्टिस का। और लेवल 2 के रिव्यूअर को कम से कम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए किसका, प्रैक्टिस का। कम से कम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए प्रैक्टिस का। तो पहली क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिस का। लेवल 1 के पीयर रिव्यूअर को कम से कम 10 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस चाहिए, और लेवल 2 के पीयर रिव्यूअर बनने के लिए आपको कम से कम 7 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस चाहिए। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इफ any member has moved from industry to practice, पहले आप जॉब करते थे, एम्प्लॉयमेंट में थे किसी इंडस्ट्री में, और आप प्रैक्टिस में शिफ्ट हो गए हो। फॉर एग्जांपल, मैं पहले एक एंटिटी की सीईओ थी और अब मैं शिफ्ट हो गई हूँ किस पे, प्रैक्टिस पे। तो इफ एनी मेंबर हैज मूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, एंड करंटली इन प्रैक्टिस, लेकिन आज की डेट में जिस दिन वो पीयर रिव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है, वो करंटली किस में होना चाहिए, वो करंटली प्रैक्टिस में होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। और अगर आप लेवल 1 की कर रहे हो या आप लेवल 2 की कर रहे हो, अगर आप लेवल 1 के पीयर रिव्यूअर हो, तो आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए कितने साल का, 15 साल का। इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए, 15 साल का। और 5 ईयर का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप लेवल 2 के पीयर रिव्यूअर हो, तो आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 10 ईयर्स का, और आपके पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स का। मूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, बट करंटली इन प्रैक्टिस, लेकिन आप करंटली किस में हो, प्रैक्टिस में हो। अगर आप लेवल 1 के पीयर रिव्यूअर बनना चाह रहे हो, तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल का, और प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। लेवल 2 के पीयर रिव्यूअर बनना चाह रहे हो, तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, और प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स का। क्लियर हुई बात। अब ये 2 पॉइंट पहले रीड करते हैं, फिर आगे चलेंगे। शेल बी अ मेंबर इन प्रैक्टिस, आप मेंबर इन प्रैक्टिस होगे, ठीक है, विद एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर लेवल 1। आपके पास लेवल 1 के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और लेवल 2 के लिए आपको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इन केस अ मेंबर हैज मूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस एंड करंटली इन प्रैक्टिस, देखो ये नहीं है कि मूव कर दिया इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस में तो आप करंटली भी प्रैक्टिस में होने चाहिए। मतलब
प्रैक्टिस टू इंडस्ट्री नहीं चलेगा, इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। ही शुड एटलीस्ट 15 ईयर एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस फॉर लेवल 1। देखो बहुत बेटर चार्ट है, लेवल 1 के लिए इंडस्ट्री का 15 साल का, प्रैक्टिस का 5 साल का, एंड एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स इन इंडस्ट्री, और लेवल 2 के लिए 10 ईयर्स इन इंडस्ट्री एंड प्रैक्टिस के लिए 3 ईयर्स फॉर लेवल 2 एंटिटीज। क्लियर हुई बात? साथ साथ चार्ट बना लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। और आपने रिक्विजिट ट्रेनिंग की हो फॉर पीयर रिव्यू प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। अगर आप ये देखना, यहाँ होती है रिक्विजिट ट्रेनिंग, देख रहे 211 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिव्यूअर्स एंड पैनल विद द बोर्ड हैज बीन ऑर्गेनाइज सो फार। तो आपने रिक्विजिट ट्रेनिंग्स है वो कंप्लीट की हो। एंड द लास्ट शुड हैव, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखना, शुड हैव कंडक्टेड ऑडिट फॉर लेवल 1 एंटिटीज फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। देखो दो होंगे, या तो वो पर्सन किस में होगा, या तो वो पर्सन आपने रिक्विजिट ट्रेनिंग की हो, या तो वो पर्सन प्रैक्टिस में होगा। अगर प्रैक्टिस में है तो उसने कम से कम 7 ईयर्स की, ये सिर्फ लेवल 1 के लिए बात हो रही है, अगर वो प्रैक्टिस में है तो कम से कम उसने लेवल 1 एंटिटी की ऑडिट की हो, कितने साल तक? 7 साल तक। अगर आप लेवल 1 के पीयर रिव्यूअर बनना चाहते हो तो कम से कम आपने खुद लेवल 1 की एंटिटी की 7 साल तक ऑडिट की हो। और दूसरा, अगर आप इंडस्ट्री से शिफ्ट हुए हो, तो आप जिस इंडस्ट्री में जॉब करते थे वो लेवल 1 एंटिटी हो और 7 साल तक उसकी ऑडिट हुई हो, उस लेवल 1 एंटिटी की ऑडिट हुई हो 7 साल तक, और वो लेवल 1 एंटिटी हो। पढ़ो, जहां आपने मतलब जॉब किया है, जहां आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो एंटिटी लेवल 1 की होनी चाहिए और आपको और उस एंटिटी की ऑडिट एज लेवल 1 होनी चाहिए। शुड हैव कंडक्टेड ऑडिट ऑफ लेवल 1 एंटिटी फॉर एन लीस्ट फर्स्ट 7 years और गोट हिज एंटिटी ऑडिट फॉर एटलीस्ट 7 years विच शुड बी लेवल 1 एंटिटी। और जिस का एक आपको एक्सपीरियंस है, मतलब जिसका आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो लेवल 1 एंटिटी होनी चाहिए और उसकी 7 साल तक ऑडिट होनी चाहिए, उसकी 7 साल तक ऑडिट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस में मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, तो रिलायंस लेवल 1 एंटिटी और उसकी लगातार उसकी लेवल 1 एंटिटी की 7 साल तक ऑडिट होनी चाहिए, मतलब मैंने ऐसी एंटिटी में जॉब की हो, ऐसी एंटिटी का मुझे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 4 पॉइंट्स। पहला क्या है, लेवल 1 के लिए आप मेंबर इन प्रैक्टिस हो, लेवल 1 के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस, लेवल 2 के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा, मूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, ये नया डाला गया, मूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस प्लस करंटली इन प्रैक्टिस, मतलब एंड करंटली इन प्रैक्टिस। लेवल 1 के लिए इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 15 साल का, प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस 5 साल का। लेवल 2 के लिए इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 10 साल का और प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस 3 साल का। रिक्विजिट ट्रेनिंग कंप्लीट की हो और लेवल 1 एंटिटी की कम से कम 7 साल तक ऑडिट की हो, अगर लेवल 1 के लिए आप रिव्यूअर बनना चाहते हो, और आपने उस एंटिटी में आपने एक्सपीरियंस लिया हो जिसकी ऑडिट 7 साल तक हुई हो और वो लेवल 1 एंटिटी हो। टू बी एलिजिबल फॉर लेवल 1 एंटिटी, टू बी एलिजिबिलिटी फॉर रिव्यूअर ऑफ लेवल 1 एंटिटी। डिसक्वालिफिकेशन सेम एज इट इज है, आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग ना हो, आपको गिल्टी ना फाउंड किया हो फॉर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट बाय द काउंसिल और बोर्ड और डिसिप्लिन और डायरेक्टरी कमिटी एट एनी टाइम, कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर मॉरल टर्पिट्यूड एंड पनिशेबल विद फाइन, इम्प्रिजनमेंट, सॉरी, और आपके पार्टनर का और कोई भी पर्सनल जो फर्म में है आपके पार्टनर का या पर्सनल का कोई भी ऑब्लिगेशन या फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पीयू नहीं होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम बायस, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस के लिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, सेम है, डिसक्वालिफिकेशंस में कोई चेंज नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ना हो, आपको गिल्टी ना ठहराया गया हो फॉर प्रोफेशनल और मिसकंडक्ट बाय council by board by disciplinary committee at any point and disciplinary board at any point of time। और उसके बाद जो खुद ही गिल्टी ठहराया गया वो क्या किसी और के पाप धोएगा। एंड द थर्ड पॉइंट आपका क्या है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड एंड पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, मतलब कोर्ट में आपको दोषी ठहरा दे दी गया फॉर मोरल टर्पिट्यूड एंड पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, और आपके पार्टनर का और पर्सनल का जो फर्म के पर्सनल है उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एज सच कोई चेंज नहीं है। ए मेंबर अपॉइंटेड एज अ रिव्यूअर शैल रिक्वायर टू, आपको एक डिक्लेरेशन फाइल, 2 डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। एक तो डिक्लेरेशन जो किसने
प्रिस्क्राइब की है बोर्ड ने, और आपको एक कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ेगी, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ेगी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखना, ये देखो, अगर आप मेंबर हो तो आपको एक तो डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी, एक तो आपको कौन सी, देखो, एक तो आपको क्वालिफिकेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन साइन फाइल करनी पड़ेगी, और साथ में कोई भी डिक्लेरेशन जो बोर्ड फर्निश डिक्लेरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पीयर रिव्यू अपॉइंटमेंट। तो जब आप पीयर रिव्यू अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है, पीयर रिव्यू अपॉइंटमेंट आपको हो रही है, तब आपको जो डिक्लेरेशन बोलेगा बोर्ड वो फाइल करनी पड़ेगी, और दूसरा आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट हैज बीन इंक्लूडेड एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important. A reviewer shall not accept any professional assignment from practicing unit for a 2 years from the date of appointment. ये पहले भी था। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपॉइंट किया गया 1 अप्रैल 2020, आप जिस दिन आपको पीयर रिव्यूअर अपॉइंट किया गया, आप उसके अगले 2 साल तक उस प्रैक्टिसिंग यूनिट से कोई असाइनमेंट नहीं ले सकते। ये पहले भी था, ये प्रायर भी था, लेकिन अब क्या कह दिया, तो उससे 2 साल पहले भी आप प्रैक्टिसिंग यूनिट से आपने कोई काम ना लिया हो तो प्रायर बिफोर 2 इयर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो आपको 2 साल आगे भी देखना है और 2 साल पीछे भी देखना है। जिस दिन पीयर रिव्यूअर अपॉइंट हो रहा है उसको देखना है कि उसने 2 साल पहले प्रैक्टिसिंग यूनिट से कोई असाइनमेंट ना लिया हो, और 2 साल आगे वो प्रैक्टिसिंग यूनिट से असाइनमेंट नहीं ले सकता। तो ये बिफोर वाली एडिशन कर दिया गया कि जिस दिन आप पीयर रिव्यूअर अपॉइंट हो रहे हो, आपने पिछले 2 साल भी देखना है। क्या आपने प्रैक्टिसिंग यूनिट से कोई असाइनमेंट लिया? नहीं, आप पीयर रिव्यूअर नहीं बन सकते, और आप आगे 2 साल तक प्रैक्टिसिंग यूनिट से कोई असाइनमेंट नहीं ले सकते, और बिफोर वाले को अब इंक्लूड कर दिया गया है। A reviewer shall not accept any professional assignment from the practicing unit for 2 years from the date of appointment. Further, he should not have accepted, पीछे मुड़कर भी देखो, क्या आपने 2 साल तक, पिछले 2 साल कोई प्रैक्टिसिंग यूनिट से कोई असाइनमेंट नहीं लिया है तो आप उसके दबाव में होगे, इंडिपेंडेंस हिट हो जाएगी, आप प्रैक्टिसिंग यूनिट के पीयर रिव्यूअर नहीं बन सकते। एक्सेप्टेड एनी असाइनमेंट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग यूनिट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years बिफोर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ रिव्यूअर। मतलब जिस दिन आप पीयर रिव्यूअर अपॉइंट हो रहे हो, इसके पिछले 2 साल तक प्रैक्टिसिंग यूनिट से कोई असाइनमेंट ना लिया हो, और आगे के 2 साल तक प्रैक्टिसिंग यूनिट से कोई असाइनमेंट नहीं ले सकते ना लिया हो। 2 साल पहले 2 साल बाद, दिस इज 2 साल पहले 2 साल बाद वाला कंसेप्ट। ठीक है, क्वालिफाइड असिस्टेंट सेम है, लेकिन जो भी क्वालिफाइड असिस्टेंट आप लेकर जा रहे हो, 1 क्वालिफाइड असिस्टेंट लेकर जा सकते हो, तो वो आपका पार्टनर होगा या पेड असिस्टेंट होगा एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ ICAI, नॉट एन इम्पॉर्टेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी नॉट एन इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आ जाते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ पीयू एंड पीयर रिव्यूअर। ऑब्लिगेशन ऑफ पीयू एंड पीयर रिव्यूअर, ऑब्लिगेशन, क्या जिम्मेवारियां हैं पीयू की और क्या जिम्मेवारियां हैं पीयर रिव्यूअर की। क्या जिम्मेवारियां हैं पीयू प्रैक्टिसिंग यूनिट की, क्या जिम्मेवारियां हैं प्रैक्टिस रिव्यूअर की। रिव्यूअर की पहले खत्म कर देते हैं, कुछ भी नहीं है, 2 हैं। द रिव्यूअर शैल नॉट टेक एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट्स क्लाइंट्स फाइल और रिकॉर्ड्स एग्जामिन बाय हिम व्हाइल कंडक्टिंग पीयर रिव्यू एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्किंग पेपर। ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आप पीयर रिव्यू कर रहे हो, किसका पीयर रिव्यू कर रहे हो, कोई भी फर्म ले लेते हैं, AB एंड एसोसिएट्स। किसका पीयर रिव्यू कर रहे हो? AB एंड एसोसिएट्स। इसका पीयर रिव्यू कर रहा है मिस्टर आर। रिव्यूअर कौन है? मिस्टर आर ABC एंड एसोसिएट्स का पीयर रिव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें वो मान के चलो वो रिलायंस का पीयर रिव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, रिलायंस लिमिटेड की ऑडिट का पीयर रिव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। ABC एंड एसोसिएट्स ने अपने वर्किंग पेपर में रिलायंस लिमिटेड की फाइल्स बनाई होंगी। रिलायंस लिमिटेड के क्या रखे होंगे? वर्किंग पेपर्स रखे होंगे, डॉक्यूमेंटेशन रखी होगी एज पर SA 230। अब क्या मिस्टर आर रिलायंस लिमिटेड के जो वर्किंग पेपर्स AB एंड एसोसिएट्स ने रखे हैं, क्या AB एंड एसोसिएट्स के रिलायंस लिमिटेड के वर्किंग पेपर्स के कुछ एक्सट्रैक्ट निकालकर, उसकी फाइल के कुछ एक्सट्रैक्ट निकालकर अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो क्लाइंट्स के, प्रैक्टिसिंग यूनिट के किसी भी क्लाइंट के वर्किंग पेपर नहीं ले सकता। क्लाइंट के
क्लाइंट, पीयू के क्लाइंट के वर्किंग पेपर को अपने एक्सट्रैक्ट में नहीं लगा सकता। फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड की ऑडिट का पीयर रिव्यू हो रहा है, तो क्या जो रिलायंस के वर्किंग पेपर एबी एंड एसोसिएट्स ने रखे हैं, क्या मिस्टर आर रिव्यूअर उसके वर्किंग पेपर का कुछ एक्सट्रैक्ट ले सकता है? बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो क्लाइंट के, इट इज एन इंपॉर्टेंट, वो क्लाइंट के वर्किंग पेपर, पीयू के क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स जो उसके वर्किंग पेपर में लगे हैं उसका एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकता। द रिव्यूअर शिल नॉट टेक एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ पीयू's क्लाइंट्स फाइल और रिकॉर्ड्स एग्जामिन्ड बाय हिम व्हाइल कंडक्टिंग पीयर रिव्यू। और दूसरा उसकी क्या जिम्मेवारियां हैं कि उसको विद इन टाइम फ्रेम अपना रिव्यू कंप्लीट करना है, विद इन टाइम फ्रेम उसको अपना रिव्यू कंडक्ट करना है। टाइम शेड्यूल की गाइडलाइंस पीयर रिव्यू बोर्ड ने दी हुई हैं, तो उसको विद इन इलस्ट्रेटिव टाइम शेड्यूल फॉर पीयर रिव्यू प्रोसेस, तो आपको अपने टाइम फ्रेम के अंदर पीयर रिव्यू कंप्लीट करना है। और दूसरा, आप प्रैक्टिसिंग यूनिट के क्लाइंट के जो भी आपने वर्किंग पेपर मेंटेन किए हैं प्रैक्टिसिंग यूनिट के, उसके एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकते। इट्स एन इंपॉर्टेंट। और दूसरा, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको अपना पीयर रिव्यू प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में खत्म करना है। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, सिंपल सी बात है, वो प्रैक्टिसिंग यूनिट असिस्ट करेगी पीयर रिव्यूअर को। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर उनको चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अगर वो एक्सेस करना चाहते हैं, कोई रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट कि उसको रिव्यूअर को सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं जो वो एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर वो मांगते हैं तो उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तीसरा, हेल्प करोगे, मना नहीं करोगे, उनको हेल्प करोगे, उनके साथ कोऑपरेट करोगे। एंड द लास्ट, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास लेजिबल फॉर्म में नहीं है, ध्यान से सुनना, देखो क्या पॉइंट्स है, पीयू की क्या ऑब्लिगेशन है, पीआर की क्या ऑब्लिगेशन है। पीआर की तो क्या है कि वर्किंग पेपर के एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकता, वर्किंग पेपर के एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकता, प्लस उसको टाइम शेड्यूल में अपना पीयर रिव्यू कंप्लीट करना है। ये दो तो हमारे पीआर के क्या हो गए, पीयर रिव्यूअर के क्या हो गई ऑब्लिगेशन। प्रैक्टिसिंग यूनिट की क्या ऑब्लिगेशन है, सबसे पहले वो पीयर रिव्यूअर को एक्सेस प्रोवाइड करवाएगी रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, जो भी उनको चाहिए, प्लस वो उनको एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करवाएगी जो उनको चाहिए। तीसरा, वो उनको असिस्ट करेगी, उनके साथ कोऑपरेट करेगी। एंड द लास्ट, अगर कोई इंफॉर्मेशन जो पीयर रिव्यूअर को चाहिए वो लेजिबल फॉर्म में होनी चाहिए। लेजिबल फॉर्म का मतलब अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन लेजिबल फॉर्म में नहीं है, अगर वो इंफॉर्मेशन लेजिबल फॉर्म में नहीं है तो उसको इंग्लिश या फिर हिंदी में कन्वर्ट करना है। और वो उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि जो भी वो इंफॉर्मेशन लेजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी वो ट्रुथ वाली होगी, वो झूठी नहीं होगी, वो सच्ची इंफॉर्मेशन होगी। अब ध्यान से सुनना, आप गए क्लाइंट के पास, क्लाइंट ने अपने वर्किंग पेपर किस में बनाए हैं, पंजाबी में बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, उसने वर्किंग पेपर क्लाइंट के पंजाबी में बनाए हैं, पैसे हैं, इतने हैं, पूरा उन्होंने जो भी बनाया है पंजाबी में बनाया है। और जो रिव्यूअर है उसको पंजाबी नहीं आती, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए लेजिबल फॉर्म में नहीं है। अब प्रैक्टिसिंग यूनिट की ड्यूटी है कि उसको लेजिबल फॉर्म, मतलब हमारी दो भाषा इंग्लिश या फिर हिंदी में कन्वर्ट करें, हमारी मातृभाषा, या फिर नेशनल मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट करें। और जब वो कन्वर्जन करेंगे उनको अकाउंटेबिलिटी रखनी है कि जो वो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रुथ वाली होगी, झूठी नहीं होगी। अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट ने वो इन्फॉर्मेशन उनको झूठी दी, मतलब उन्होंने स्टेटमेंट से कंप्लाई नहीं किया, तो वो क्लॉज 1 में गिल्टी हो जाएंगे। क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, क्लियर हुई बात? तो पढ़ते हैं। प्रैक्टिसिंग यूनिट इन एडिशन टू द प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इंक्लूडिंग द क्वेश्चनियर स्टेटमेंट्स एंड अदर, आपको याद होगा क्वेश्चनियर्स देते हैं वो, प्रोड्यूस टू द रिव्यूअर or allow access to any record, documents, prescribed register maintained by the PU and any information which is in the possession and control of PU. Provide the reviewer such explanation or further particulars information in respect of anything produced in compliance with the requirement of subclause. तो उनको जो भी explanation चाहिए वो provide करोगे, उनको assistance provide करेंगे, मतलब उनके साथ cooperate करेंगे, उनको help करेंगे। where any information or matter relevant to PU is recorded otherwise than in legible form, मतलब वो legible form में नहीं है, वो तेलुगु लैंग्वेज में है, वो पंजाबी लैंग्वेज में है। PU shall provide and present to the reviewer a reproduction of any such information or matter or of relevant part of it in the legible form, that may be English or Hindi, उसको English हिंदी में translate करना पड़ेगा। Hence, if the matter is in any other language, if such translation is requested by the reviewer, अगर उसने वो translation के लिए request किया, PU is responsible and accountable for the accuracy and truthfulness of the translation. PU is responsible for translation accuracy and truthfulness.
क्लियर हुई बात? दिस इज द ऑब्लिगेशन. नाउ सिलेक्शन. अब आते हैं हम अपने पीयर रिव्यू प्रोसेस. पीयर रिव्यू का फर्स्ट प्रोसेस क्या था? सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर. अगर आपको याद हो, सबसे पहले क्या होता है, प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयर रिव्यू बोर्ड बताता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पीयर रिव्यू, और आपको 3 रिव्यूअर्स के नाम जाते हैं जिसमें से आप एक सिलेक्ट करते हो विद इन 7 days. कुछ ऐसा प्रोसेस होता है अगर आपको याद हो. अब क्या होगा, ए डिक्लेरेशन इन द फॉर्म अप्रूव्ड बाय द बोर्ड शैल बी सबमिटेड बाय पीयू विद इन 7 days फ्रॉम द डेट पीयू हैज बीन नोटिफाइड. ये देखो, अगर मान लो पीयर रिव्यू बोर्ड ने क्या ऐड कर दिया, पीयर रिव्यू बोर्ड ने अगर नोटिफाई किया प्रैक्टिसिंग यूनिट को दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पीयर रिव्यू, तो प्रैक्टिसिंग यूनिट को विद इन 7 days एक डिक्लेरेशन फाइल करनी है जिसमें वो बताएगी कि वो कौन से लेवल की प्रैक्टिसिंग यूनिट है. इसी के हिसाब से पीयर रिव्यू बोर्ड क्या सिलेक्ट करेगा, रिव्यूअर सिलेक्ट करेगा. ये दिखा देती हूँ मैं आपको समझ आ जाएगा. देखना, मैं आपको भी दिखाती हूँ. डिक्लेरेशन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग यूनिट, कि आपको जिस दिन पीयर रिव्यू बोर्ड ने आपको नोटिफाई किया, आपको विद इन 7 days के अंदर ये डिक्लेरेशन फाइल करनी है, जिससे उनको पता चल जाएगा कि आप कौन से लेवल की एंटिटी हो, इसी के हिसाब से वो आपका क्या डिसाइड करेंगे, वो आपका रिव्यूअर सिलेक्ट करेंगे. और आज की डेट में रिव्यूअर कौन सिलेक्ट करेगा, उनका सॉफ्टवेयर है, वो 3 रिव्यूअर्स के नाम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा जो जनरली उसी एरिया के होंगे और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट आउट करते होंगे. अब देखना, कहाँ गया हमारे नोट्स, फटाफट. A declaration in the form approved by the board shall be submitted by PU within 7 days from the date PU has been notified by the board, so that reviewer to be allotted from the panel of 3 reviewers can be identified by the board as per the level submitted by PU in the declaration form. तो जैसे ही PU नोटिफाई हुई, उसको within 7 days एक डिक्लेरेशन फाइल करनी है पीयर रिव्यू बोर्ड को. अकॉर्डिंगली पीयर रिव्यू बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग ही उसके लिए रिव्यूअर सिलेक्ट करेगी. नाउ इंफॉर्मेशन. अब आते हैं अपना सेकंड स्टेप, प्लानिंग में याद है पीयू को विद इन 15 days क्वेश्चनर भेजना होता है और ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है. अब एक और बात है, पीयर रिव्यू बोर्ड, कौन, पीयर रिव्यू बोर्ड यूडेन डायरेक्टरेट से क्या मंगवाएगा, इंफॉर्मेशन मंगवाएगा. पीयर रिव्यू बोर्ड, ध्यान से सुनो, एक पॉइंट को ऐड कर दिया गया प्लानिंग स्टेज पे. पीयर रिव्यू बोर्ड कौन, पीयर रिव्यू बोर्ड यूडेन डायरेक्टरी से, किससे, यूडेन डायरेक्टरेट से क्या मंगवाएगा, कोई इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, कॉल करेगा इंफॉर्मेशन, जनरली यूडेन डाटा, जिसमें वो लिस्ट ऑफ यूडेन जनरेटेड बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट मंगवाता है. और पीयर रिव्यू बोर्ड वो जो यूडेन डाटा मंगवाएगा यूडेन डायरेक्टरेट से, इसको किसको सबमिट कर देगा, पीयर रिव्यूअर को, जो उसको पीयर रिव्यू में हेल्प करेगा. The peer review board shall call for relevant information from the UDIN directory and share the information with the reviewer, which shall form part of peer review. चलो अब आते हैं थर्ड स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज. ऑन साइट रिव्यू मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है, विच कैन नॉट गो बियॉन्ड 7 days, बट इसको इंक्रीज कर दिया गया है. द ऑन साइट रिव्यू शैल नॉट एक्सीड बियॉन्ड 7 to 15 वर्किंग डेज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट. पहले ये कितने दिन तक की लिमिट थी, 7 days की, अब ये 7 days से 15 days तक एक्सटेंड हो सकता है एज पर द साइज ऑफ पीयर रिव्यू. इंपॉर्टेंट, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, बस नियर टू कंप्लीट है. पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनना. देखो, पीयर रिव्यू बोर्ड को, पीयर रिव्यू बोर्ड को क्या देता है, पीयर रिव्यू रिपोर्ट देता है. पीयर रिव्यू बोर्ड को किसको, पीयर रिव्यू बोर्ड को क्या देता है, पीयर रिव्यू रिपोर्ट क्या देता है, पीयर रिव्यू रिपोर्ट. तो जिस दिन पीयर रिव्यू बोर्ड को रिपोर्ट मिली, क्या मिली, रिपोर्ट, उसको विद इन 3 months
3 मंथ्स क्या इश्यू करना पड़ेगा? पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। क्या इश्यू करना पड़ेगा? पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट। जिस दिन पीयर रिव्यू बोर्ड को पीयर रिव्यू रिपोर्ट मिली उसके विद इन 3 मंथ्स, उसके विद इन 3 मंथ्स पीयर रिव्यू बोर्ड को प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फर्स्ट। सेकंड, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को लगता है सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशंस इन द पीयर रिव्यू रिपोर्ट, बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशंस इन द पीयर रिव्यू रिपोर्ट, बिकॉज ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द पीयर रिव्यू रिपोर्ट, तो वो बता देगा कि पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट कांट बी इश्यूड एंड अलोंग विद रीजंस कि ये कारण है, ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये वीकनेस थी आपके सिस्टम में, तो along with reasons प्लस और उसको डेट बता देगा किसका? फॉलो ऑन रिव्यू का। क्या बता देगा? डेट ऑफ फॉलो ऑन रिव्यू। और अगर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो नेक्स्ट रिव्यू की डेट बता दी जाएगी, नेक्स्ट रिव्यू की ड्यू डेट भी बता दी जाएगी। देखो दो सिचुएशन आएंगी, या तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू होगा या पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाएगा बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड। अगर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू हो रहा है तो विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ पीयर रिव्यू रिपोर्ट पीयर रिव्यू बोर्ड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा और वो नेक्स्ट ड्यू डेट बता देगा ऑफ पीयर रिव्यू, नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ पीयर रिव्यू बता देगा इन द पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। और अगर वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पा रहा तो उसको रीजंस बताने पड़ेंगे अलॉन्ग विद रीजंस कि क्यों पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पा रहा, प्लस उसको क्या देना पड़ेगा? प्लस उसको फॉलो ऑन रिव्यू की डेट बतानी पड़ेगी। फॉलो ऑन रिव्यू की क्या बतानी पड़ेगी? डेट बतानी पड़ेगी। पढ़ते हैं, ऑन द रिसीट ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड द बोर्ड शेल विद इन 3 मंथ्स के अंदर पीयर रिव्यू बोर्ड को क्या इशू करना है? पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द नेक्स्ट ड्यू डेट फॉर रिव्यू। अगर पीयू दैट अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट कांट बी इशूड, तो अगर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करना पॉसिबल नहीं है तो वो पीयू को इन्फॉर्म करेगा अलॉन्ग विद रीजंस कि क्यों पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पा रहा, एज वेल एज वो इन्फॉर्म करेगा पीयर रिव्यू को डेट ऑफ फॉलो ऑन रिव्यू, डेट ऑफ फॉलो ऑन रिव्यू। क्लियर ये बात? द लास्ट, वैलिडिटी ऑफ पीयर रिव्यू certificate. The last is validity of peer review certificate. देखो ध्यान से सुनना, peer review certificate वैलिड कब तक होगा? ऑब्वियसली वो लिखा होगा कि कब तक, और जब वो एक्सपायर हो गया, देखो एज पर सेबी गाइडलाइन, सेबी नोटिफिकेशंस कि आप लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट तभी कर सकते हो अगर आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है। लेकिन आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया और फिर भी आपने लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट की, तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट साइन किए उसे इनवैलिड माना जाएगा और आप क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे। क्लॉज 1 पार्ट 2 और सेकेंड शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे क्योंकि आपने झूठा पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के बेसिस पे रिपोर्ट साइन की और बहुत सारे बोगस पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट्स बनाए जाते थे, और जब पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता था आप उसी पे ही काम करते रहते थे। नहीं, जब पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स साइन किए आफ्टर योर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट हैव बीन एक्सपायर्ड, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को इनवैलिड मान लिया जाएगा। अ प्रैक्टिसिंग यूनिट कांट कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट हुज वैलिडिटी हैज एक्सपायर्ड। ये नहीं है कि आप उसी पे ही काम कर रहे हो और आप उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई। वैलिडिटी थी 1 अप्रैल 2018 और आप उसके बाद भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरवेनिंग पीरियड में साइन किए, मतलब एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस सर्टिफिकेट, इशुएंस ऑफ न्यू सर्टिफिकेट, आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ था इस पे और आपको न्यू पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिला इसमें, तो इस 2 मंथ्स में आपने जो भी डॉक्यूमेंट साइन किए उसे इनवैलिड मान लिया जाएगा। और ये प्रैक्टिस यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पीयर रिव्यू करवाना है और उसको सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं 1 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। तो प्रैक्टिसिंग यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मतलब बिफोर 1 मंथ ऑफ एंड एक्सपायरी ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट सभी important documents उसको submit करवाने हैं। The PU to complete the peer review of the firm and submit all necessary document at least 1 month before the expiry of previous certificate। तो क्या बोला गया? द मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोली गई? आप एक्सपायर्ड
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के साथ वर्क नहीं कर सकते। और जब आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया और जब तक न्यू इश्यू नहीं हुआ, इसके बीच में आपने जो भी डॉक्यूमेंट साइन किए उसे इनवैलिड मान लिया जाएगा। और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन किए तो आप क्लोज 1 पार्ट 2 थर्ड शेड्यूल में गिल्टी, सेकेंड शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे। और ये क्यों डाला गया क्लॉज? क्योंकि रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट थी। सैबी कहता था कि कुछ ऐसा क्लॉज डालिए प्लीज। क्योंकि सैबी ने नोटिफाई किया था कि कोई भी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपने कोई लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट उस दौरान की जब आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था, मतलब आपने स्टेटमेंट से कंप्लाई नहीं किया, क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में गिल्टी। एंड द लास्ट क्या बोला गया इसमें? आपको बिफोर एक्सपायरी एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट आपको सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं और आपको अपना पीयर रिव्यू कंप्लीट करवाना है। इनहेरेंट लिमिटेशंस में कोई चेंज नहीं है। लास्ट, डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। डिफरेंस बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो एडिशंस जो इस बार है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं, तो प्लीज आप इसको करना। अब आते हैं डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू, डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू कौन कंडक्ट करवाता है? पीयर रिव्यू कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट करवाती है? अथॉरिटी कंडक्टिंग पीयर रिव्यू। कौन सी अथॉरिटी पीयर रिव्यू कंडक्ट करवाती है? पीयर रिव्यू कंडक्ट करवाती है, ऐसे बना लेते हैं, इट वुड बी बेटर। पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। पीयर रिव्यू कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट करवाती है? बताओ। पीयर रिव्यू कंडक्टेड बाय अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट करवाती है पीयर रिव्यू? पीयर रिव्यू कंडक्ट करवाती है ICAI। क्वालिटी रिव्यू कौन कंडक्ट करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कंडक्ट करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और क्वालिटी रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव होता है क्या देखना? सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। क्या देखना? सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सिस्टम एंड प्रोसीजर्स इवेल्युएट करती है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। और क्वालिटी रिव्यू क्यों करवाया जाता है? टू फाइंड आउट द एरर्स और इनएडिक्वेसीज इफ एनी, टू फाइंड आउट द एरर्स और इनएडिक्वेसीज इफ एनी। और अगर एरर्स और इनएडिक्वेसी डिटेक्ट हो गई तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे, तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे। और किसका होता है, किसका होता है क्वालिटी पीयर रिव्यू? पीयर रिव्यू प्रैक्टिसिंग यूनिट का होता है और सभी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स का होता है। किसका होता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट का होता है। और ये सिलेक्टेड पर्टिकुलर ऑडिट का होता है, सिलेक्टेड पर्टिकुलर ऑडिट का, जहां एरर और इनएडिक्वेसीज के चांसेस होते हैं, पढ़ते हैं। पीयर रिव्यू इज द रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑडिट फर्म। ऑल्दो sample audit files are inspected by the peer review, it is done for the purpose to test the effectiveness of system and procedures। यहाँ system and procedures देखे जाते हैं। intention is not out to find the faults, यहाँ intention fault ढूंढने की नहीं होती, लेकिन क्वालिटी रिव्यू में इंटेंशन एरर्स और इनएडिक्वेसी ढूंढने की होती है। बट यहाँ तो सिस्टम को क्वालिटी इफेक्टिव सिस्टम डेवलप करने की होती है और ये मेंटरिंग प्रोसेस है, गाइडिंग प्रोसेस है। पीयर रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ICAI एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ICAI करवाता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सिलेक्टेड फाइल सिलेक्ट की जाती हैं क्या देखने के लिए कि सिस्टम एंड प्रोसीजर्स एडिक्वेट भी हैं या नहीं है, और ये एरर फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग सर्च करने के लिए नहीं होता। क्वालिटी रिव्यू इज सपोज्ड टू एक्ट एज अ डेटरेंट। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and is independent of ICAI. As per the section of 28A of Chartered Accountant Act, the central government has the authority to constitute quality review board. और quality review board supervisory और disciplinary functions करता है। Quality review board normally pertains to one particular audit conducted by the audit firm. Main objective इसका क्या होता है? To find errors and inadequacies, if any, committed by the auditor while conducting the audit. If serious errors detected, तो इसके against disciplinary actions लिए जाएंगे। Peer review ICAI conduct करता है। इसका objective होता है to ensure the, to improve the quality
क्वालिटी ऑफ सर्विस। और इसमें सिलेक्टेड फाइल्स सिलेक्ट की जाती हैं टू इवेल्युएट द सिस्टम एंड प्रोसीजर, और इसका मकसद फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होता। क्वालिटी रिव्यू सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता है, ये पर्टिकुलर सिलेक्टेड ऑडिट का होता है, और यहाँ एरर्स और इनएडिक्वेसीज ढूंढी जाती हैं, और अगर एरर्स और इनएडिक्वेसी मिल जाए तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं। दिस वाज द अमेंडमेंट्स इन पीयर रिव्यू। सबसे पहले अमेंडमेंट, सबसे पहले तो कुछ थ्योरी ऐड कर दी गई, पहले कुछ थ्योरी ऐड की गई इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद एक टॉपिक ऐड कर दिया गया, क्या अटेस्ट फंक्शन के लिए पीयर रिव्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, अटेस्ट फंक्शंस के लिए पीयर रिव्यू का क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हमारे टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशंस को अमेंड कर दिया गया, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू में लेवल 3 एंटिटीज़ को रिमूव कर दिया गया, लेवल 1 और लेवल 2 में कुछ एडिशंस कर दिए गई, स्पेशल रिव्यू का केस ला दिया गया, एलिजिबिलिटी डिसक्वालिफिकेशंस को अमेंड कर दिया गया, उसमें मूव टू इंडस्ट्री का न्यू कंसेप्ट लाया गया, और प्रैक्टिस जो पीयर रिव्यूअर है उसने प्रैक्टिसिंग यूनिट से 2 साल पहले कोई असाइनमेंट ना लिया और 2 साल आगे तक वो कोई असाइनमेंट नहीं ले सकता। और फिर आते हैं प्रोसीजर में एक डिक्लेरेशन पार्ट, प्लानिंग स्टेज में, प्लानिंग कहते हैं एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग स्टेज है, नोटिफिकेशन स्टेज है, उसमें सिलेक्शन ऑफ फर्म की स्टेज थी, उसमें एक डिक्लेरेशन देगी प्रैक्टिसिंग यूनिट विद इन 7 days फ्रॉम द नोटिफाइड बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड। प्लानिंग स्टेज में यूडिन का एक पॉइंट है कि पीयर रिव्यू बोर्ड यूडिन डायरेक्टरेट से कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा और उसको दे देगा किसको, पीयर रिव्यूअर को। और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेज में टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, 7 से 15 days तक जा सकता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पीयर रिव्यूअर। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करना है विद इन 3 months, नहीं कर पाए तो पीयू को इन्फॉर्म करना है, फॉलो ऑन डेट बतानी है। पीयर रिव्यू की वैलिडिटी का एक टॉपिक ऐड कर दिया गया, और डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू को ऐड कर दिया गया। अब मैं मॉड्यूल में भी कुछ एग्जांपल्स ऐड किया, मैं क्विकली आपको इसको मॉड्यूल से दिखाती हूँ। मॉड्यूल में देखो क्या चेंज किया गया, मैं फटाफट आपको मॉड्यूल से भी दिखा देती हूँ। जो बच्चे मॉड्यूल से पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ पीयर रिव्यू, ये टॉपिक थ्योरी टॉपिक ऐड कर दिया गया जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था, फिर उसके बाद पीयर रिव्यू का सिग्निफिकेंस, peer review of auditors, peer review of a test function has a special significance, first of all, secondly, thirdly, हमने वो तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू में कोई चेंज नहीं है, स्कोप में कोई चेंज नहीं है, और टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को हमने रिवाइज पढ़ लिया। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी लेवल 1 लेवल 2 ये हम कर चुके हैं, इसमें जो भी चेंज था हम कर चुके हैं। पीयर रिव्यू बोर्ड में कोरम की बात थी, टेन्योर की बात थी, वो भी हम कर चुके हैं। और आपका एलिजिबिलिटी डिसक्वालिफिकेशंस हम रीड कर चुके हैं। और आपका चेंज कहाँ था, ऑब्लिगेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, ऑब्लिगेशन ऑफ पीयर रिव्यूअर हम कर चुके हैं। और डिक्लेरेशन लेनी है सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट के टाइम, प्रैक्टिसिंग यूनिट से इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लानिंग में यूडिन डायरेक्टरेट से इंफॉर्मेशन मंगवाएगा पीयर रिव्यू बोर्ड, ये हम कर चुके हैं। एग्जीक्यूशन में टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, फ्रॉम 7 to 15 days तक जा सकता है। और आपका कोई चेंज नहीं है। पीयर रिव्यूज, हाँ ये ऐड कर दिया गया, ये सुनना 2 पॉइंट्स वैसे ही। क्वालिफिकेशंस कि कब पीयर रिव्यूअर क्वालिफिकेशन दे सकता है, 2 पॉइंट एग्जांपल्स ऐड कर दिए गए हैं कि इस सिचुएशन में पीयर रिव्यू क्वालिफिकेशन दे सकता है। इट वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एंगेजमेंट फाइल्स, जब पीयर रिव्यूअर एंगेजमेंट फाइल्स देख रहा है कि जो स्टाफ डिप्लॉय किया है उसको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, जो स्टाफ डिप्लॉय किया है उसको बैंक की ऑडिट कर रहा है लेकिन उसको बैंकिंग इंडस्ट्री की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो स्टाफ बैंक की ऑडिट कर रहा है उसको बैंक इंडस्ट्री की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मतलब जो स्टाफ डिप्लॉय किया गया है उसके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, और जो स्टाफ है वो इनएक्सपीरियंस है, और इनका कोई भी रिसोर्सेज को प्रोफेशनल एजुकेशन नेसेसरी टू एग्जीक्यूट ऑडिट ऑफ एंटिटीज इन स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री, मतलब उनको स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री की नॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही। इनएक्सपीरियंस स्टाफ जा रहा है विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री। मोर एवर देयर इज नो एविडेंस इन द वर्किंग पेपर, और डॉक्यूमेंटेशन में कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है जो आर्टिकल असिस्टेंट ने बनाए थे कि इसका रिव्यू किसी सीनियर पर्सन ने किया है। क्या जो स्टाफ गया उसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, और ना इनएक्सपीरियंस स्टाफ है, ना वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री की, और वर्किंग पेपर को देखकर लगता है जो आर्टिकल असिस्टेंट ने बनाए हैं कोई एविडेंस नहीं है कि इसको किसी सीनियर पर्सन ने रिव्यू किया है। मतलब इनएक्सपीरियंस स्टाफ, तब पीयर रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकता है। नो इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट, ऐसे 315 के हिसाब से आपको रिस्क को
देखो, नो इवेल्युएशन ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट ऑफ द एंटिटी ऑडिटेड वो सीन टू हैव बीन डन टू आइडेंटिफाई रिस्क। अगर आपको याद हो ऐसे 315 में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में हम उसके 5 कंपोनेंट्स समझते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट मेन कंपोनेंट होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट, इट इज द फाउंडेशन ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो अगर आपने कंट्रोल इन्वायरमेंट को इवेल्युएट नहीं किया, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट याद है, अगर आपने ऐसे 315 में कंट्रोल इन्वायरमेंट को इवेल्युएट नहीं किया और ऐसे 330 में आपने टीओसी परफॉर्म नहीं किए, ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब इंटरनल आईएफसीआर आपने इवेल्युएट नहीं किए, मतलब टीओसी परफॉर्म नहीं किया फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इवेल्युएट नहीं की एज पर ऐसे 330, तब भी आपका पीयर रिव्यू क्वालिफिकेशन डाल सकता है आपकी रिपोर्ट में। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट पढ़ लिया, वैलिडिटी ऑफ पीयर रिव्यू पढ़ लिया और डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू पढ़ लिया। ये आपका खत्म हो गया पीयर रिव्यू का चैप्टर, और पीयर रिव्यू की अमेंडमेंट हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार रीड करोगे आपको इजीली बिल्कुल समझ आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।